गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस डेली होमवर्क सीरीज के नियमित है ना होमवर्क सॉल्यूशन करने वाले बच्चे बन चुके होंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए हम बता दें कि ये जो सेशन है उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा पहुंचा रहा है जो इस सेशन को रेगुलर कर रहे हैं। तो बस आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि कृपया कर आप इस सेशन को कंटिन्यू करते रहें। ये आपके इंग्लिश को बहुत अच्छी करने में मददगार जरूर साबित होगी। और जो भी आपके फ्रेंड हैं आसपास बिहार स्टेट में, उन्हें जरूर इसके बारे में बताएं। और उनका भी है जो कि आर्थिक बचत में थोड़ा सा योगदान दें। कहने का यह मतलब है कि 120 रुपया में आपको हम लोग मंथली पास प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे इसका प्रिंट आउट मटेरियल हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं उनको, अगर वो बच्चे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर किसी बच्चे का पीडीएफ प्रिंट मोड में जो मिला है उसे कॉपी कराएंगे तो उन बच्चों को 160 से 180 रुपया कॉस्टिंग चला जाएगा, क्योंकि फोटो कॉपी चार्जेज मार्केट में बढ़ गए। और हमारे यहाँ से यही कंटेंट आपको 120 रुपया में मिल जाता है। उसमें श्योर गारंटी होती है, कोई इंतजार भी नहीं करना पड़ता, आइए ले जाइए, है ना। तो कृपया कर वो बच्चे जो कहीं बाहर में हैं, पटना दिल्ली में, उनको तो प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बिहार स्ट्रीट में हैं उनके लिए बेहतर है कि वो इस सेशन के प्रिंट आउट मोड ही उपलब्ध करवा लें, पास बनवा करके। मैं फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक महीने 60 से 70 रुपया जो बचेगा उसमें आपकी कम से कम एक अच्छी नोटबुक आ सकती है भाई। और एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, हम लोगों को पता है कि आज का सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो लगभग अराउंड 80 क्वेश्चन करने वाले होते हैं हम लोग। सेशन छठा है आप लोगों के बीच में। चलिए, तो हम देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपके पास स्क्रीन पर आप है सेशन का पहला कॉन्सेप्ट, वन डे वन कॉन्सेप्ट। इसमें हम आपको ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उसके सारे क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का क्लास में हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। तो मुझे एक बात बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है क्या होता है? तो कहेंगे सर मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता, कुछ बच्चे कहेंगे मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए क्या होता है। अगर क्वेश्चन का मेन वर्ब का सब्जेक्ट जो आपके पास है, यही सब्जेक्ट आपके पास सेंटेंस का क्या बन जाए भैया? ऑब्जेक्ट बन जाए। तो हम उस ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर रखना चाहते हैं कोई टर्म, तो वो टर्म जो होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होकर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, है ना। वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होकर के क्या होगा भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। चलिए फिर से एक बार, अगर सेंटेंस का वर्ब का जो काम हो उस ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को ही रखने का मन हो, तो उस वर्ब को भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ब कह सकते हैं। तो आपने यहीं पे मेंशन किया कि अगर कोई सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पसंद करते हैं। फिर करा कि हम लोग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के पहले। मतलब जनरली हम लोग जानते थे कि प्रीपोजिशन के बाद होता है आपके पास में कौन सा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई प्रोनाउन पूछेगा और मेन वर्ब के बाद कोई पूछेगा, तो हम बताएंगे कि ऐसे में आपको यूज करना है कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के पहले। तो कई बार सेंटेंस में देखने में यह कॉन्सेप्ट आपको मदद कर देगा। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ स्क्रीन पर और दिख रहा है कि अगर कुछ वर्ब की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने वाले वर्ब्स भी हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप पार्टी में जाते हैं और वहाँ एंजॉय कौन करेगा? आप खुद करेंगे। कहीं जगह एडजस्ट करने जाते हैं, ढलते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं तो आप ही करते हैं। यहाँ ए छूट गया है, ए ऐड कर लेंगे। अगर आप किसी दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ अडेप्ट भी आप ही करते हैं। रिकॉन्साइल का मतलब भी एडजस्ट करना। डिसगाइज मतलब भेष बदलना। तो भेष अगर आप अकेले में बदलिएगा तब ना भैया। भेष बदलने के बाद भी और भेष बदलने के पहले भी जो व्यक्ति थे आप ही थे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही इंसान था। अभेल फायदा उठाना, आपको 2000 का नोट मिलेगा तो फायदा कौन उठाएगा? तो आप ही ना उठाइएगा उसको। एग्जर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास आपको ही करना है अपने काम के लिए। किसी जगह पे खुद को रखना, है ना। सब्जी काटते हुए खुद का हाथ काट लेना, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पॉइजन खा लेना। अब ये सब जो चीजें आपके पास होती हैं, ये सब के सब जो चीजें होती हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही क्या करती हैं? कैरी करती हैं। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट ये है कि ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे लोग स्पोकन के चक्कर में कई बार बोलते हैं माई सेल्फ राजेश। अरे बाबा, बोलना चाहिए था आई एम राजेश।
साथ साथ कई बार आपको प्रीपोजिशन जो वर्ड यूज करेंगे उस प्रीपोजिशन के बाद लिख देगा तो गलत बात है, वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव की जगह ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि माई फादर ब्राउड सम स्वीट फॉर मी, है ना, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, तो गलत, फॉर माई सिस्टर एंड मी। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं रखते। चलिए अब यहाँ से आपने वर्कआउट सेक्शन देखना है तो आ जाओ। बहुत को सिखा दिया, आपको याद कितना आपको है वो भी अब देख लूँ। तो सबसे पहले आपने कहा कि हम लोगों ने एंजॉय किया, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया एंजॉय किए तो कहाँ एंजॉय किए, तो पार्टी में। तो किसके साथ एंजॉय किए, तो अरे बाबा कोई आदमी का जरूरत नहीं है, खुद के साथ एंजॉय किए हैं हम। क्या आंसर कर दिए, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ बोले तो डी। चलिए तो ये हो गया पहला वर्कआउट का क्वेश्चन। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में और दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। जी भैया आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दूसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट को एडजस्ट करना चाहिए, तो सबको पता है कैसे, तो खुद को किसके अनुसार, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है NEP उसके हिसाब से। आपको वहां से पता चल रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से किसको ढालना है, स्टूडेंट को खुद। तो स्टूडेंट प्लूरल था इसलिए हमने देमसेल्व्स लगा दिया। फिर कह रहे हैं हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए हर एक मौके का। तो सबको पता है कि खुद उठाना चाहिए, कोई दूसरा आदमी तो ला के देगा नहीं, आवश्यक। एक दुल्हन को रिकॉन्साइल करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो किसको, तो खुद को। तो यहाँ पे हर नहीं, हर से बढ़िया हर सेल्फ। किसके हिसाब से, तो अपने इन लॉज के डिमांड के हिसाब से। मैंने खुद को काम पे लगाया। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही इंसान देखेगा तो समझ जाओ कि उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बीमारी हमें देना है। तो हो गया ही एग्जर्टेड हिमसेल्फ, है ना, ही एग्जर्टेड हिमसेल्फ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है भैया उत्थान। उसने खुद को, है ना, क्या किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए लगाया है उसने खुद को। खुद को मतलब हिमसेल्फ। माई फ्रेंड डिस्गाइज हिमसेल्फ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। मेरे फ्रेंड ने भेष बदला एक रिपोर्टर के तौर पे। चलिए क्या आंसर करेंगे, चार। माई फादर बाउट सम स्वीट्स एंड आइसक्रीम फॉर माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। मैंने बोला था कि प्रीपोजिशन के बाद जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देगा तो उसको हमको बनाना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी आंसर मी। दूसरी बात मैंने क्या सिखाया, रिफ्लेक्सिव तब बोलिएगा जब क्वेश्चन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो। यहाँ पे पप्पा ला रहे हैं ना मिठाइयाँ, तो पप्पा के हिसाब से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अलग हो गया। तो पप्पा के हिसाब से होता भी तो हिमसेल्फ होता, यानी आंसर कैसे भी करते हो तो तीन ही आता। कई बार आंसर करना स्टूडेंट दुनिया में आसान होता है, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा टाइम लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या नहीं हो सकता भैया, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो रुस्तम एंड माई सेल्फ नहीं पापा, रुस्तम एंड क्या, आई। रुस्तम एंड आई। अब देख लो रुस्तम एंड आई का मतलब ऑप्शन नंबर एक। अब ये मत बोलना कि आई एंड रुस्तम क्यों नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट चलता है 231 का फॉर्मूला पे। पहले हम थर्ड पर्सन रखते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन रखते हैं। तो रुस्तम हो गया थर्ड पर्सन, आई भी हो गया फर्स्ट पर्सन। इसमें आपका चल जाएगा 123 जो रोकी गलत हो जाएगी। मैंने क्या सिखाया, प्रीपोजिशन के पहले मेन वर्ब के बाद, देख लो मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के पहले, पहले आंसर कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट से क्या, योरसेल्फ। बाकी हिंदी से बना लो। खुद को मेरी जगह पे रखो और मेरे फैमिली मैनेजमेंट के प्रेशर को झेल करके देखो। तो आपने कहा खुद को रखो, खुद का मतलब योर सेल्फ होता है, हो गया आंसर। लीजिए उसने सब्जियां काटने के दौरान खुद को काट दिया, यानी कि हिमसेल्फ। चलो 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 चलो, अब इस क्वेश्चन को जो बंदा बना दिया समझो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया। क्या है, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है, तो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आता है, बिल्कुल सही। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, बिल्कुल सही। ए प्रोनाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन इट कम्स आफ्टर मेन वर्ब, सही है। ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, बिल्कुल जल्दी आंसर। चलिए उसके बाद कह रहा था आपके पास में कि कौन सा इसमें पेयर आपने गलत मिला दिया है, तो अवेल फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, का इंग्लिश ऑफ। इंजॉय मतलब आनंद उठाना, पार्टी में इंजॉय उठाना, इंजॉय एट द पार्टी, सही। एडजस्ट करते हैं तो स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का प्रीपोजिशन टू। डिस्गाइज का मतलब भेष बदलना, किसी के जैसा बदलते हैं इसलिए एच। यानी आंसर आपके पास हो गया सी, ये गलत था। करीब किसान था उसने जहर खा लिया, यानी किया होगा आंसर हिमसेल्फ।
और उसने अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भैया सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या कि माई सेल्फ रोहन नहीं, आई एम रोहन ए स्टूडेंट ऑफ योर्स। तो ये भैया आपने वन पे वन कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हमारे पास वो WH के सेक्शंस वाले कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे याद कितना है। कह रहा है सबसे पहले कि जो व्यक्ति आपको भविष्य देखता हो, घटनाओं को समझाता हो, उसे हम लोग क्या क्या बोलते थे। तो जो आदमी फोरटेल इवेंट करता है, मतलब भविष्य देख सकता है, आप उसे प्रोफेट भी कहते हैं। नेक्स्ट में है कि वन डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर हम लोग खाने पीने में तेज व्यक्ति की बात करें तो वो हो जाता है एपीक्योर। अगला है कि वन गिवन अप लग्जरियस लिविंग। अब लग रहा है ना कि ये आदमी बड़ा ही संयमी होना चाहिए जिसने लग्जरियस लिविंग छोड़ दिया है ना। तो लग्जरियस लिविंग अगर छोड़ देता है कोई व्यक्ति तो हम उसे बोलते हैं, ऐसे तो मॉडरेट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड वर्ड की बात करें तो उसे हम सीबी राइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सीबी राइट कहते हैं। तो चलिए वही यहाँ पे यूज करना चाहिए था हम लोग को, तो वही लिखते हैं एस बाई, थोड़ा सा नया वर्ड आपके लिए है, BARIT। बाकी मैंने कहा ना जो खाने पीने में कंट्रोल करता है चीज़ों को तो हम उनको मॉडरेट भी कर सकते हैं, मॉडरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी संयमी के सेंस में एक और वर्ड होता है अवस्टिनियस, आप वो भी कर सकते हैं, अवस्टी। नेक्स्ट वन है कि वन गिवन टू सेंसुअल प्लेजर एंड बॉडीली एंजॉयमेंट, मतलब सांसारिक खुशी और आनंद वगैरह को ज्यादा सपोर्ट करता है, उसको हम कह सकते हैं वॉल्यूप्चुअरी, है ना, वॉल्यूप्चुअरी। ये भी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन मैंने कहा कि आपको धीरे धीरे पुराना बना, जस्ट लाइक हेडोनिस्ट की तरह लग रहा होगा आपको। पांचवा देखेंगे क्या लिख रहा है, वन हु प्रिटेंड टू बी भाट ही इज नॉट। अब जो है नहीं वो होने का बहाना करे, इसका भी दो मीनिंग आपके पास होता है। एक तो इम्पोस्टर आपका काफी पॉपुलर ऑप्शन चल रहा है पिछले 4-5 सालों से। दूसरा होता है हाइपोक्राइट, जो ये पुराना बुक में आपको आंसर मिलता है, हाइपोक्राइट। तो हिंदी भाषा में इसको हम लोग छलिया भी कहते हैं। अगला में करा ना कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक्चुअल में जानते नहीं है, लेकिन इतना बताएंगे, इतना बोलेंगे कि लगता है कितना जानते हैं। इसको गांव भर में बोलते हैं हम लोग झोला छाप डॉक्टर भी। वहां से एक बढ़ाता है क्वैक। फिर मैं कहूंगा कि देखो भैया इसका चरित्र का कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए वहां से चार्लटन भी यूज करना है, चार्लटन। ठीक है। बाकी तो आप यहाँ पे मॉन्सर वेनम भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको आंसर दिया होगा आंसर सीट में। तो ये सारे वर्ड्स अभी तक OWS में थे जो काफी आपको टफ लग रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, रिवीजन इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है 7th नंबर में, वन हु इमिटेट द वॉइस जेस्टर etc ऑफ अनदर। सबको पता है मिमिक्री आर्टिस्ट होता है, लेकिन इसको बोलेंगे मिमिक। आठवां करा था जो व्यक्ति लोगों को स्पीक करने में अलग अलग लैंग्वेज मदद करता है ना, वन हु कैन इनेबल पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। कहा यह चाह रहा था कि देखो आपकी भाषा अलग, मेरी भाषा अलग, अब दोनों की भाषाओं को समझने लायक बीच में जो आपका ट्रांसलेटर का काम करता है उसे ट्रांसलेटर भी कहते हैं या इंटरप्रेटर भी कहते हैं। अब दोनों के बीच में काम कर रहा है, इसलिए इंटरवर्ड तो आएगा। अब दोनों के बीच में आपको यह है जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, इंटरप्रेटर। हिंदी भाषा में आप इसको मध्यस्थ भी कह सकते हैं, मेडिएटर भी कह सकते हैं। 9th में अगर की जो बहुत सारी भाषाओं में एक्सपर्ट होता है, अब उसको क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट। और जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर, है ना, इम्पोस्टर। ये था OWS सेक्शन। अगर आप बच्चे ईमानदारी से सीट को कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप बेईमानी कर रहे हो, सीट ले तो ले रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो अपने आप को एक चांटा मारो, जगाओ और सीट निकाल के अभी के अभी बनाओ। अब देखो फ्रेज है आपके पास में, एक्सप्लानेशंस हैं और उसके कुछ ऑब्जेक्ट हिंट्स भी रखे गए हैं। खुद ही बताओ
अगर आप मिस करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, चूकना। तो खुद ही सोच लो भैया, मिस आउट ऑन का मतलब चूकना, और चूकना का मतलब मौका चूकना, इसलिए हो गया लॉस एन अपॉर्चुनिटी। खास करके कोई प्लेयर, कोई साइंटिस्ट आपके बगल से निकल गया और अपनी कार में आप सोते रह गए। नोज आउट, इसका मतलब लग रहा है कि आपको पत्रकार होना चाहिए, तब ना आप अपनी नाक से सूंघ लोगे कि खबर कहाँ पर बन रही है। तो सच्चाई को अगर पकड़ लेते हो तो आप नोज आउट कर लेते हो, सच्चाई को पकड़ लेना। ऑप्ट आउट फॉर का मतलब होता है कि चलो भाई, अब हम चाहते हैं कि किसी कैंडिडेट को अब यहाँ से हटाया जाए। ऑप्ट आउट है ना, विड्रॉ करना, किसी कैंडिडेट को कहीं से सिलेक्ट करके रखना और उसको हटाना। इलेक्शन कैंडिडेट वगैरह को हटाने वगैरह के सेंस में पार्टियां यूज करती हैं, तो वहाँ पे यूज करता है ऑप्ट आउट फॉर। सम लीडर्स वेयर ऑप्टेड आउट फॉर। पास आउट हम तब करेंगे जब बाय द वे लिफ्ट में चलते चलते या लिफ्ट में चढ़ते चढ़ते आप बेहोश होकर गिर जाओ। पास आगे तो गुजर जाना होता है बउआ, लेकिन पास आउट का मतलब होता है कि आधा गुजर गया इंसान, यानी बेहोश हो गया, है ना। सफोकेशन वगैरह की वजह से आप सुने होंगे इधर कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान भी कम से कम लगभग 8 से 10 लोगों की खबर आई थी, अलग अलग वृंदावन वगैरह जैसे क्षेत्रों में दम घुटने से मौत हो गई थी। मतलब काफी भीड़ हो जाता है ना वहाँ पे कृष्णा जी की पूजा में, तो लोग जो होते हैं कमजोर थोड़ा सा, सफोकेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ऐसे लोगों को भाई घर पे पूजा करना चाहिए था, क्या जरूरत वहां जाने का। अपने बाल बच्चों को भी कष्ट मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊपर वाले ने दिया है तो वो कभी भी छीन सकता है भाई। पीक आउट का मतलब तो जान ही रहे हैं, कुछ भी हम लोगों को क्या करना है, दो शब्दों के बीच अंतर वगैरह को पिक करना होता है तब। ठीक है, तो डिस्कवर करना, लेकिन क्या अंतर वगैरह, तो वही लिखा हुआ है डिस्कवर इन द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों में अंतर वगैरह तलाश। अब याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट कर लें। मिस आउट का मतलब हो गया मौका चूकना, नोज आउट का मतलब सच्चाई पकड़ लेना, ऑप्ट आउट फॉर का मतलब होता है जॉब से निकाल देना, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो गया, पीक आउट का मतलब होता है कि शब्दों में अंतर ढूंढ लिया। और इसको झाँक दिए, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं ना, झाँक करके याद करो, और सिर्फ झाँक दीजिए इसको, है ना। अब बताइए। टू लर्न हाउ टू यूज वर्ड्स परफेक्टली यू मस्ट द फाइनल डिफरेंस इन सिनोनिम्स। अगर आप शब्दों को बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो शब्दों के बीच में आपको साइनोनिमस में अंतर क्या होता है ये पिक आउट करना पड़ेगा। चलिए हो गया। सी बिकॉज ऑफ सफोकेशन, सफोकेशन के कारण वो गुजर गया, नहीं बेहोश हो गया भी, बेहोश हो गई तो पास आउट, है ना। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पास्ट का है तो पास्ट आउट कर लो। एट द लास्ट मोमेंट द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन, लास्ट लास्ट मोमेंट में जा करके कैंडिडेट ने क्या किया, ऑप्ट आउट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन से विड्रॉ कर दिया कि लीजिए हम नहीं लड़ रहे हैं। अक्सर मुखिया जी के इलेक्शन में ऐसा होता है ना, लोग खड़ा हो जाते हैं ऐसे कि लास्ट में हमको पैसा देगा और पैसा लेके हम बैठ जाएंगे, इसको बोलते हैं गाँव में वोट कटवा। चौथा में करा अनस्क्रप्लस रिपोर्टर। एक स्क्रप्लस रिपोर्टर हमेशा जो होता है वो सच्चाई को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है ना। इसका मतलब चौकन्ना होता है, स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है भैया, चौकन्ना। अब जो चौकन्ना रिपोर्टर है वो उसके पास नाक ही इतनी अच्छी होती है कि वो ढूंढ लेता है कि समाचार किधर है। अब कह रहा है आई मीटिंग द साइंटिस्ट एंड टॉकिंग टू हिम। लो, कह रहा ना साइंटिस्ट से मैं मिलना भूल गया या चूक गया, मिस आउट। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों का फ्रेजल वर्ब भी क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं, अगर आप स्क्रीन पे तो आपको कुछ मुहावरे दिख रहे हैं, बिल्कुल थीम वाइज मुहावरे हैं यहाँ पे, और इस बार का थीम आधारित है फीदर पे। अब देखते हैं कि अपने संग पर सपनों को पंख लगाने के लिए हम लोग कितना फीदर इडियम्स याद कर पाते हैं। चलिए, तो अब इसमें शिकायत नहीं चलेगा, ओडब्ल्यूएस में तो बच्चे जो स्टेनो वाले होते हैं कहते हैं हमारे लिए नहीं। अब ये तो भैया आपके लिए भी है, क्योंकि आपके भी सीट में कम से कम 5 पूछता है या 10 भी कभी कभी पूछ देता है। चलिए, अब देखिए सबसे पहला मुहावरा है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ना। अगर इसको 10 में से 8 भी नंबर दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये आपका 10 बार से 8 बार तो जरूर पूछा गया होगा। फीदर बंद नेस्ट का हिंदी होता है कि आपने अपने घोंसले में कुछ नया जोड़ा है, इसका मतलब होता है कुछ नया जोड़ना, है ना। इंग्लिश का हिंदी समझिए, इंग्लिश का हिंदी लिखना बंद कीजिए, नहीं तो हिंदी करते रह जाइएगा, इंग्लिश नहीं होगा आपका। सो वाइट फीदर यहाँ से याद करना है, सफेद चेहरे पर आपका सफेदी कब छा जाता है, जब आप डर जाते हैं। तो टू सो वाइट फीदर का मतलब ही होता है कायरता दिखाना, बिहेव क्वार्डली।
अगर किसी के पंखों को कोई रफल, यानी रफल का मतलब जैसे तैसे दे और चोर मरोड़ दे, तो उसे हम बोलेंगे टू रफल समवन फीदर। इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। और खुद ही बचे ना, कोई पंख है किसी पक्षी का, आपका प्यारा पक्षी है, फिर भी आप उसका पंख मरोड़िएगा तो गुस्सा तो आएगा, काट लेगा, चोंच से हो जाए। स्मूथ संबंध रफल फीदर, अब थोड़ा सा राहत दे रहे हैं आप। लग रहा है ना, किसी के पंख को किसी ने काटा उटा था, लेकिन आपने उसको स्मूथली थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, और वही पंख अच्छा होने से सामने वाला चिड़िया आपसे प्यार करने लगा। तो रफल संबंध फीदर का मतलब गुस्सा दिलाना, और स्मूथ संबंध रफल फीदर का मतलब शांत करना। एड फीदर इन वंस कैप, अपना कैप में जब राजा महाराजा हीरा जवाहरात या कुछ भी मूड मतलब कि ऐड करवाता था अपने राजमुकुट में, तो एक नई उपलब्धि मानी जाती थी वो। अक्सर राजा जीतता था ना दूसरे राजा को, तो अपना मुकुट उतार करके उस राजा का मुकुट या उस राजा का मुकुट का कोई खास एलिमेंट अपने मुकुट में लगवा लेता था, जो प्रतीक चिन्ह माना जाता था कि इतना जगह से ये जीता है। थर्ड फिगर इन वंस कैप का हिंदी हो गया एक नई उपलब्धि हासिल करना। आंसर आपके पास हो गया अचीव समथिंग न्यू। वर्ड ऑफ सेम फेदर को हिंदी भाषा में बोलते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, एक ही गुण के दो व्यक्ति। पर्सन ऑफ, यहाँ टू कैरेक्टर्स नहीं वन कैरेक्टर्स, यहाँ आगे होना चाहिए था टू पर्सन ऑफ वन कैरेक्टर, दो लोग जिनका कैरेक्टर एक जैसा हो। वर्ड ऑफ सेम फिदर फ्लॉक्स टुगेदर, यहाँ भी वही है, पर्सन ऑफ सेम पर्पस, है ना। वर्ड ऑफ सेम फिदर फ्लॉक्स टुगेदर, चोर चोर मौसेरा भाई, यहाँ भी सेम से। इन फाइन फिदर का मतलब है कि आप चाहते हैं कि किसी के साथ आपका रिलेशन बढ़िया हो, तो इन फाइन फिदर का मतलब हो गया अच्छे रिलेशन में होना, हैव ए गुड रिलेशन। चलिए हो गया, हैव ए गुड रिलेशन। अब उसके बाद हमारे पास अब देखना ये है कि आप लोगों ने किस प्रकार से सेशन अब तक किया है। अगर आपको मजा आ रहा है तो चलिए बहुत अच्छा बात है। अच्छा, दो मुहावरे अभी और बचे हुए हैं भैया, इसको भी देख लें। फाइन फीदर मेक फाइन वर्ड्स, मतलब अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ही लोग आपको अच्छा मानेंगे। अब गंदे कपड़े पहनिएगा तो लोग आपके साथ बैठना भी नहीं पसंद करेंगे भैया। तो फाइन फीदर मेक्स फाइन वर्ड्स, यानी कि अट्रैक्टिव क्लॉथिंग भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा माना जाता है। एज लाइट एज फेदर, समझ लो कि वेटलेस इंसान है यार, उसका वजन नहीं है, चिड़िया का पंख है ना, वेटलेस, वजनहीन। अब हमारे पास आता है उन बच्चों के लिए क्लोज टेस्ट जो कभी अभी जनरल कंपटीशन में पंख अपना थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाना शुरू किए, है ना, यानी अभी उड़ान भरना सीख रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेसिक क्लोज टेस्ट। और एडवांस क्लोज टेस्ट होता है उनके भैया लोग के लिए, उनके दीदी लोग के लिए, जो जनरल कंपटीशन में पहले से कदम रखी हुई है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कहानी है क्या। करना ईट वाज ए राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब शुरू से ही गलती कर बैठे थे, है ना, गाना सुने हैं? दिल गलती कर बैठा है, तो वही बात है यहाँ पे। ईट वाज अ मिस्टेक राइट फ्रॉम द स्टार्ट। कई बार होता है ना, अपने मम्मी पापा से नहीं बताते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो यही सबसे बड़ा गलती करते हैं, बता के करा करिए ना, क्या दिक्कत है। मम्मी नहीं करने देंगी, ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा, मत करिए। ईट वाज ए मिस्टेक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये शुरू से ही कुछ गलती किया था इन्होंने। हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया था भैया, दे शुड हैव देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे आंसर हो गया क्या, इन्फॉर्म। अबाउट द ओल्ड, नॉट टू, अच्छा यहाँ पे क्या रखा है एक बार देख लो। अच्छा ठीक था, हाँ, अबाउट द ट्रिप, मतलब कोई ट्रिप पे गए थे, उसके बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं इन्फॉर्म किए थे। इस प्रकार से उनकी जो मम्मी थी हैड ऑलवेज नैग्ड एट देम टू ग्रो अप, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी हमेशा उन पे है जो कि नजर रखे रहती थी, इसलिए मम्मी को नहीं बताया कि फिर बोलेंगे आपकी मम्मी जाने नहीं देंगी। सो दे डिसाइडेड दैट दे वेयर ओल्ड इनफ नॉट टू हैव टू टेल, अब उन्हें लगने लगा था कि अरे मम्मी हम लोग को बड़ा होने नहीं देंगी यार, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं यार, हम लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए इनफ आएगा। कि उन्होंने मम्मी को नहीं बताया क्योंकि उनको लगा कि हम अब बड़े हो चुके हैं ना, अब क्या हर चीज उनको बताना जरूरी है। अब जो दूसरा मिस्टेक था उनके लाइफ का, है ना, वो क्या था, नॉट इनफ फूड, वो उन्होंने जिस ट्रिप पर गए थे वहां के लिए उन्होंने पैकिंग नहीं किया था। और वो क्या था, इनफ फूड, यानी जितना खाना होना चाहिए उतना खाना पैक नहीं करके ले गए थे, क्योंकि मम्मी को बताते ना तो मम्मी तो इतना खाना दे देती है ना कि आप सफर में जाओगे, वहां खाओगे, वापस आओगे तैयो बच जाएगा। एंड वार्म क्लॉथ भी नहीं लिया था लो,
मम्मी रहती तो पक्का आपके कपड़ों का तो ख्याल करती ना, कि ठंडा में जा रहा है बच्चा मेरा तो इतना कपड़ा दे देती कि आप लोग वहां से दान करके भी आ सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, दे बोथ फॉरगेट टू ब्रिंग ए मैप। ओ एम जी, दो बच्चे गए थे या दोनों के दोनों किसी टूरिस्ट प्लेस पर गए और वहां मैप ही नहीं ले गए वहां का, और ना तो कोई टॉर्च लाइट ले गए थे। अब सोच लीजिए रात में क्या हाल हुआ होगा दोनों का। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडेफलॉक्स, यानी कि अब कंफ्यूज हो गए। इंडेफलॉस्ट का मतलब कंफ्यूज हो गए। कोल्ड एंड हंग्री भी महसूस कर रहे थे। हाइकिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ता हुआ, ट्रेल का मतलब यहाँ पे हम सोचेंगे कि भाई ट्रैक है। डिड नॉट गेट एनी बेटर व्हेन इन टर्न डार्क, और जब अंधेरा होने लगा तो उन्हें रास्ता भी मुश्किल लगने लगा। अब अंधेरा जो है उनको डराना शुरू कर दिया। डराने का मतलब टेरिफाइड होता है, तो टेरिफाइड आपके पास कहाँ पे है भैया, तो यहाँ पे है। लकली, किस्मत अच्छी थी, क्या अच्छी थी भाई, वन ऑफ देम हैड ए हैंडफोन। अच्छा, कम से कम उनमें एक आदमी के पास तो एक हैंडफोन था, और उसने मैनेज किया अपने पेरेंट्स को कॉल करना। और उसके बाद वो घर पहुंचने पर कितना उनको बचाए जाने पर भी मिला होगा डांट, मत कहो। इसलिए तो मैं कह रहा था ना कि कोई बात नहीं है, पेरेंट्स को बता के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। एडवांस क्लोज टेस्ट की कहानी में आना है तो आ जाओ। आपने देखा कि इसमें ऑप्शंस होते हैं और उधर ऑप्शन नहीं था, मतलब था भी तो कैसे था, देखा ना आपने। चलो, वो आसान होता है थोड़ा, कहानी कितना भी टफ रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए, तो हम तो हमेशा की तरह पढ़ाएंगे कि ऑप्शन बाद में देखना, पहले सोचना कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। विलेज कंसिस्ट ऑफ फ्यूअर देन 30 हाउसेस। चलो हम डायरेक्ट हिंदी करते हैं। एक गांव है जिसमें है जो कि 30 हाउसेस है। वनली के बाद अक्सर वन आता है। चलिए, वनली वन ऑफ देम, उनमें से मात्र एक जो था आपके पास में, वो बना हुआ था ब्रिक से। उसके बाद सबको पता है कि और जो बचे हुए गांव थे, और का मतलब एंड हो गया। और गांव में जो और, सॉरी, ब्रिक और सीमेंट का तो एंड हो गया यहाँ पे आपका, ब्रिक और सीमेंट का बना हुआ था। पेंटेड है ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू। अब सबको पता है कि भाई ये आपका पेंट किया गया था, तो कैसे किया गया था, येलो और ब्लू कलर से। ऑल ओवर होता है यहाँ कोलोकेशन, ऑल ओवर का मतलब ही होता है हर एक जगह, हो गया। ऑल ओवर विथ जॉर्जियस कार्विंग ऑफ गॉड्स, और उस पर बहुत ही सुंदर, जॉर्जियस का मतलब होता है भैया ब्यूटीफुल। जब कोई आदमी ब्यूटीफुल नहीं, बहुत ब्यूटीफुल लगे तब लिख लो जॉर्जियस बराबर वेरी ब्यूटी। और वे अपने आप में काफी खूबसूरत है, जो कि कार्विंग का मतलब होता है आपके पास में चित्रकारी कर सकते हो, गॉड वगैरह की कार्विंग की गई थी। और गैरोगाइल्स की ऑन, यहाँ पे है बेलोस्ट्रेट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो सबको पता है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है वो चल रही हैं, तो क्या में चल रही हैं, प्लुरल वगैरह में चल रही हैं, देख लो। जी हाँ, लग तो ऐसा रहा है। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर जो हम चर्चा में कर रहे हैं चर्चा, वहां पर आपके पास में क्या है, एक जो है वो येलो कलर का कुछ था, है ना। अब इसका मतलब इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन जो भी होगा, वो सिंगुलर टाइप का होगा, तो इसलिए आंसर क्या कर देंगे, इट्स, ऑन इट्स बेलोस्ट्रेट। फिर इट वाज नोन एज द बिग हाउस। इस हाउस को स्मॉल नहीं, बिग हाउस का नाम दिया गया था। देख लो, बी मतलब कैपिटल, हाउस में एच कैपिटल, यानी प्रॉपर नाउन था। इसका हिंदी भी बिग हाउस ही कहेंगे। अदर हाउसेस, सबको पता है कि और भी घरों के बीच में ना, है ना। अब यहाँ से देख लीजिए, तो क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस 5 के लिए हमको रखना है, तो आपको यहाँ पे होना चाहिए था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटेंस का स्टार्टर भरना भैया, तो द अदर हाउसेस होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन का मतलब द अदर हाउसेस। और भी जो घर थे, और भी जो घर थे वहां पे, डिस्टर्ब्ड इन 4 स्टेट, और डिस्ट्रीब्यूटेड थे 4 गलियों में। जनरली ऑफ बम्बू थैट्स्ड, और उनमें से अधिकांश जो घर थे वो बने हुए थे इस चीज के, जनरली बने हुए थे का मतलब देयर, बम्बू वगैरह से बने थे, घास से। हैचेस का मतलब शायद होता है वहां पे कुछ अस्ट्रावन पुआल होता है, मड यानी कि जो खपरेल का मकान हो रहे हैं वो। एंड अनस्पेसिफाइड, और अदर हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ दूसरे प्रकार के हाँ, मतलब कि जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ऐसे मटेरियल से बने हुए थे। फिर आगे बढ़ेंगे आप। अब करा था कि मोनीज वाज द हाउस इन द फोर्थ स्टेज। अब सबको पता था कि सबसे पहले तो लास्ट या फर्स्ट का सेंस हो रहा है, आर्टिकल द के हिसाब से लास्ट और लास्ट जब दोनों दे रहे हैं तो लास्ट होगा, लॉस्ट तो होगा नहीं। तो ये चौथी गली में सबसे अंतिम घर था भाई मुनि का। बियॉन्ड स्टेचर द फील्ड।
अब यहाँ पे 9th नंबर के लिए अगर आप लेकर के चलिएगा तो आपको हो जाएगा क्या, बियॉन्ड के साथ, ऑफ के साथ, बाय के साथ ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन बीच चलता है, तो वही होगा बियॉन्ड बीच, स्टे से द फील्ड, जहाँ से आपको है जो कि फील्ड का कुछ शुरू होता था। तरह इन हिज प्रोस्पेरस स्टेज मुनि हैड ओन्ड अ ऑफ सीप, सबको पता है कि सीप का जो झुंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लॉक, इसलिए आंसर टी कर दें। इनके पास एक सीप और गोट का कभी कभी हुआ करता था झुंड, जिनको ये है जो कि हर एक सुबह वहां से चराने के लिए हाईवे की ओर जाती थी, कुछ मील की दूरी पर, है ना। कपल ऑफ मिल्स का मतलब 2 मील की दूरी पर। ये रहा आपका क्लोज्ड इसका सॉल्यूशन। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन फिगर। देखो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सोचना है क्वेश्चन का सही हिंदी क्या होगा, और उसी के हिसाब से आंसर्स आपको फाइनली समझ में आ जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो मैं इस बार आपको सिखाने वाला भी हूँ प्रिकॉशन सेशन में। जैसे आज का ही क्वेश्चन का पहला वर्ड आपके पास में इलिटरेसी है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, असाक्षरता। अगर बच्चे या कोई व्यक्ति नहीं अक्षरों को भी पकड़ सकते, समझ सकते, तो हम बोलेंगे वो इलिटरेसी स्टेट में है। तो कह रहा ना, असाक्षरता जो है वो हमारे प्रगति के लिए, भारत के देश के प्रगति के लिए वो क्या है, बाधक है या हानिकारक है। वही वाला जो गाना सुने हैं दंगल मूवी वाला, बाबू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो यहाँ करा है कि जो आपका इलिटरेसी है वो हमारे देश के लिए हानिकारक है, आंसर टू। और जिनको याद नहीं होता है उनके लिए सोल्यूशन है कि आप जानिए कम से कम कि हार्मफुल के साथ हमेशा टू लगता है। आपको दिक्कत हो रहा है तो स्मोकिंग की इंजूरियस टू हेल्थ से आप याद करिए कि इंजूरियस का मतलब हानिकारक होता है, ये भी क्या लेता था, टू लेता था। तो आपको वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि इम्पेडिमेंट अगर साइनोनिमस है हार्मफुल का तो टू लेगा, है ना। तो इम्पेडिमेंट आपके लिए वर्ड अच्छा है, आप इसे जरूर रखिए अगर आपको पता है तो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड फिलर देखते हैं प्रीपोजिशन टर्म का क्या है। चलिए भाई आ जाइए। तरह ना आपको ना एक अच्छा मौका मिला था मैच को जीतने का ना, तो गुड चांस मतलब चांस होता ही है, चांस ऑफ डूइंग समथिंग। जिन बच्चों को नहीं पता उनको ऐसे ही प्रिकॉशन पढ़ना चाहिए था, अगर आप कहीं और पढ़े थे भी तो कैसे पढ़े थे मुझे नहीं पता। चांस ऑफ डूइंग समथिंग, तो क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास है वो होगा एक, है ना, चांस ऑफ डूइंग समथिंग। अगला में करा है कि CO2 फिर से इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, हानिकारक का जब भी हिंदी आएगा प्रिकॉशन टू लगाएंगे। तो अब मिनैक टू का मतलब हानिकारक हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो भी देखो जितना बार आप चीजों को लिखोगे उतना अच्छा होगा। तो मिनैक टू का मतलब आपके पास फिर से लिख देना चाहिए था हार्मफुल टू। हम लोग साल भर में एक बैच में कम से कम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको न जाने कितने बार लिखते होंगे, तब ना हम लोग को याद रहता है। चार में तो सबको पता ही है कि टेक केयर ऑफ होता ही है, जिसका मतलब होता है देखभाल करना, तो इसमें कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। हाँ, और लगता है अगर हम केयर के साथ सिर्फ यूज करेंगे, टेक हटा देंगे। अगला में अगर आपके पास में सी हैज ऑलरेडी टेकन केयर, फिर वही बात है, टेकन केयर का मतलब ऑफ लगना है। छह में करा है रेगुलर एक्सरसाइज जो होता है आपके हेल्थ के लिए कंड्यूसिव होता है, तो कंड्यूसिव भी टू लेके जाएगा, क्योंकि कंड्यूसिव का हिंदी क्या हो रहा है, स्वास्थ्यवर्धक। अब हानिकारक हो या स्वास्थ्यवर्धक हो, दोनों ही सेंस में हम लोगों को यूज करना चाहिए क्या चीज, डिवोशन टू, है ना। तो स्वास्थ्यवर्धक के सेंस में भी हमको यूज करना है क्या, टू। इसे आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन। सातवां में क्वेश्चन है कि ही इज काइंड स्ट्रेंजर। आप खुद ही बताइए कि कोई आदमी किसी के प्रति अगर दयालु होता है तो उस सेंस में तो हमको टू ही लगाना चाहिए था, है ना। ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम काइंड हैं तो काइंड टू समवन होगा, किसी के प्रति हम लोग दयालु होते हैं। चलिए उसके बाद का जो क्वेश्चन आपके पास में है वो है आपके पास में फेथफुल। तो सबको पता होना चाहिए कि जितना भी वफादार वाला वर्ड होता है वो भी सब क्या लेता है, टू लेता है। तो आपके पास लॉयल का मतलब वफादार होता है। अब यहीं से सोच सकते हैं कि अगर आप वफादार हैं तभी तो डेडिकेटेड होंगे, है ना, तभी तो क्या होंगे भैया, डेडिकेटेड होंगे। तो ये भी टू लेता है, लॉयल टू, डेडिकेटेड टू, ये सब ठीक है। ठीक है। अगला मैं करा था कि भाई मिला जुला करिए लोगों से और फ्रेंडली रहा करिए हर लोगों से। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि भाई आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बीच का है, क्योंकि हम रिलेशन किसी के साथ रखेंगे तब तो फ्रेंडली कहलाएंगे। इसलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, बीच का, फ्रेंडली विद समवन। आवर नेबर्स आर फ्रेंडली अस। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा फिर से, तो कहोगे ना चाहे सोचेंगे, अभी ऊपर बताए हैं तो बीच लगाएंगे। फिर वही बात है यहाँ पर, अगर आप पोलाइट होते हैं तो लोगों से ही, गेस्ट से ही होंगे, तो से का मतलब आपके पास में क्या होना चाहिए भैया, तो विथ होना चाहिए।
तो यहाँ भी आंसर आपको क्या करना चाहिए था, बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास है कि रेड वाइन हमेशा जो होता है और चॉकलेट जो होता है ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर कोई हेल्थ के लिए अच्छा है तो फॉर लगाइए। फिर कहा था थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड अस। अब यहाँ पे ये चलेगा, यहाँ पे काइंड के सेंस में चलेगा, है ना, काइंड। तो काइंड के साथ टू लगेगा अगर विथ नहीं है तो। और यही चीज यहाँ पे होगा आपके पास में क्या, सॉरी, गुड, है ना, ऊपर था ना, क्वेश्चन नंबर 13 में था ना। तो काइंड टू होगा या तो फिर गुड टू होगा। गुड ऐड करेंगे तो स्टडीज वगैरह के लिए यूज करना पड़ता है, इसलिए सब चीज़ों को भी ध्यान दे करके बनाइएगा, यानी कि आप कंफ्यूज होते रहें और पता चला कि भाई गलती ही गलती हो गई। नेक्स्ट वन आपके पास में है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड यू। अब सबको पता है कि भैया अगर हम किसी चीज को उतना यूज नहीं करते हैं तो दिक्कत तो होगा, और अगर ज्यादा करते हैं तो भी दिक्कत होगा। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब बैड के साथ तो हमें लग रहा है कि भैया फॉर ही आ सकता है, तो लगा दो फॉर। अगला में कह रहा था यू आर ऑलवेज सो नाइस मी। अब देखो काइंड के साथ टू लगाए हो तो नाइस के साथ भी टू लगा लो, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए हो जाएगा। वहीं से याद कर लेना है कि काइंड टू होता है, गुड टू होता है, नाइस टू होता है। अब इन सब को जब एक जगह सीख रहे हैं तो एक जगह और इकट्ठा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ कि हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन में प्रीपोजिशन लगभग टू ही आ रहा है। और वैसे भी वही है कंड्यूसिव, जिसका मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है ना। इसका एक बहुत अच्छा साइनोनिमस है सैलूब्रियस, सैलूब्रियस। चलिए प्रीपोजिशन क्या लगने वाला है, टू। अगला में है बी थैंक यू योर जेनिरोसिटी। आपने जो इतना दयालुता दिखाया हम आपके लिए या इसके लिए कुछ सूत्रधारक, सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कृतार्थ रहेंगे आपके, है ना, कृतज्ञ रहेंगे, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला में है स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो सबको पता है किसी काम को करने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था, तो for। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस फिलर सेक्शन का, इसमें करा था आई टू द टीचर फॉर कमिंग टू एथलेट टू स्कूल। अब खुद ही सोचो कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे टू लगा दिया है तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में टू का यूज किसके साथ कर सकते हैं, है ना। अब सोचो, यहाँ से कुछ सोच सकते हो तो, आई टू द टीचर फॉर कमिंग लेट एट स्कूल। अब यहाँ से ऑप्शन देखो, बेंट टू द टीचर, अपोलोगाइज टू द टीचर, ब्लेम टू द टीचर, टॉक टू द टीचर और विश टू द टीचर। अब स्कूल लेट आने के लिए मुझे तो माफी मांगनी पड़ी होगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपोलोगाइज बट इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आपका क्या कहना है ये आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, हिज अराइवल गेव ऑल ऑफ अस अ प्लेजेंट सरप्राइज। किसी व्यक्ति का अचानक से आना, अचानक का इंग्लिश क्या होता है, सडन अराइवल। फिर कह रहा था दे हैड टू फेस ए लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ दियर अनग्रेसफुल एक्शन। अब खुद ही बताओ, अगर आपका एक्शन बढ़िया नहीं है इस तो वैसे केस में आपको झेलना तो बहुत कुछ पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है वी हैड टू फेस ए लॉट ऑफ, ऑप्शन देख लो, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है, कान पकड़ो नहीं करोगे। ह्यूमिलिएशन का मतलब बदनामी, सिंपैथी सहानुभूति नहीं होगा, प्रैक्टिस प्रक्रिया, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई आदमी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उस सेंस में निगेटिव वर्ड होना चाहिए था, तो आंसर होगा बी। चलिए, करा एंड स्नीकर्स आर माय फेवरेट चॉकलेट्स बार्स। यानी एक नंबर तो स्टार्ट नहीं होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज दे मेक यू फैट। एकमात्र समस्या है कि वे आपको मोटा कर देते हैं। इससे भी पता चल रहा है कि ये भी स्टार्टर आपका नहीं होगा। अब यहाँ से क्लियर है कि दो और एक तो अभी फिलहाल नहीं होगा, यानी कि एक और दो जहां जहां नजदीक है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद होगा आपके पास कि भाई एक नहीं करना है, दो से स्टार्ट नहीं करना है तो कैंसिल कर दो। अब तीन देखो, सम टाइम इट इज डिफिकल्ट इनफ। और भाई क्या करना इनफ होता है, ये भी स्टार्टर नहीं होगा, तो ये तीनों कैंसिल कर दो। अब सी को पढ़ लो। तो बेसिक ऐसे नहीं बोला जा रहा है, सेंटेंस में लग रहा है लेंदी लेंदी टाइप का, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ही इजीली हम कर सकते थे। तो चलिए पहले यहीं से करते हैं। आपने कहा आई लाइक अ स्नीकर्स वेरी मच, मुझे स्नीकर चॉकलेट काफी पसंद है। एंड स्नीकर्स आर माय फेवरेट चॉकलेट्स बार, और ये मेरा फेवरेट चॉकलेट भी है।
फिर होगा द ओनली प्रॉब्लम इज दे मेक यू फैट। ओ, मतलब ये है तो मेरा फेवरेट, लेकिन फिर भी मैं इसे प्रॉब्लम मानता हूँ क्योंकि ये मोटा बना सकता है मेरे को या आपको। फिर कहा दैट इज वाई व्हेन आई गो पास्ट ए स्वीट शॉप आई ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग इन। इसलिए जब मैं चॉकलेट की दुकानों के पास से गुजरता हूँ तो मुझे हमेशा खुद को रोकना पड़ता है। तब होगा लास्ट में कि कभी कभी रोकना खुद को मुश्किल होता है। तो आंसर इज सी। देखिए स्टूडेंट, इसके आंसर्स अगर गलत रह गए थे या पिछले सेट्स के रह गए थे तो इसके लिए आप लोग गुस्साइएगा नहीं, ऑनलाइन सोल्यूशन में हम लोग इसको पढ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी हम लोग करेक्शन करवा देंगे। चलिए, अब जब एडवांस पैराजंबल की बात आती है तो इसमें हम लोगों को देखना है कि S1 पहले क्या है। 1945 की बात है। अमेरिका ने फेस किया था दो पावरफुल इनेमीज इन द वर्ल्ड वार। अब ये दो इनेमी कौन कौन थे? तो आपको लगेगा कि होना चाहिए था दीज वेयर जर्मनी एंड जापान। ये जर्मनी और जापान थे। वो पोज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू अमेरिका, जिसने 1945 के वर्ल्ड वार में अमेरिका का जबरदस्त विरोध किया था। और जापान ने तो इसलिए किया था क्योंकि इन पे गिरा दिया था इन्होंने, याद है ना, फैटमैन और लिटिल बॉय परमाणु बम। तब होगा आपके पास में, अब इसके बाद क्या करेंगे? आ, हाँ, तो ये अपोजिशन में थे। अब जो भी रहे, यहाँ लिख रहा था रिजल्ट ऑफ दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ एटम बम। अब इसका रिजल्ट जो था वो एटम बम का निर्माण करवा दिया। फिर कह रहा अमेरिका जो था फाउंड कंट्रोवर्शियल वेपन इनसफिशिएंट टू क्रश देम। उस समय इसके पास है जो कि इनसफिशिएंट वेपन था, जो कि इनको रोकने के लिए सब शायद संभवतः पर्याप्त नहीं था। आगे करें, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया साइंटिस्ट को कि वो क्या करें, एक रिसर्च करें और प्रोड्यूस करें न्यूली डेडली वेपन। तो इसका रिजल्ट होगा कि ये रिसर्च करने के बाद है जो कि क्या क्रिएट कर दिए, मतलब कि एटम बम क्रिएट कर दिए। तो एस आर तो कन्फर्म हो गया। अब हम लोगों को कन्फर्म है कि S1 के बाद जो स्टार्टर होगा वो क्यू होगा। अब QSR हो रहा है तो P बीच में ही आ सकता है, तो लास्ट में जाएगा। अच्छे पढ़ लो, दिस वाज द वेपन दैट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वार। इसका मतलब आर कन्फर्म है कि एंडिंग होगा तब ना, कि भाई एटम बम का चर्चा यहाँ पे था तो एटम बम का चर्चा यहाँ भी करना चाहिए था। तो क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि पी का प्रयोग यहाँ पे ही हो सकता है, तो आंसर सही होगा आपके पास में QPSR। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि कुछ मिस्टेक्स रह जाते हैं, जैसे यहाँ पे आंसर मिस्टेक आपका हो गया है, प्रिंटिंग इशू हो गया है, या आंसर हम लोगों ने किया होगा वो सेव नहीं हुआ होगा, प्रिंट करते समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो आपके इस असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं। फिलहाल तो हम अपना क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। यहाँ पे रख रहा था करंट न्यूज में, इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। पहले तो आपको करंट न्यूज इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत सारे, कम से कम डेज आपको पता हो और उसका थीम पता हो जाए, तो इंग्लिश के बहाने आपकी जीके अगर अच्छी होती है तो उसका क्रेडिट हम लोगों को एक बार जाएगा, तो भाई भगवान कुछ पाप तो हमारे माफ करेगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि इंटरनेशनल यूथ डे जो होता है वो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ, भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ समवन टू समथिंग, इसको कोलोकेस्ट करो और याद करो, कंट्रीब्यूशन ऑफ समवन टू समथिंग। और ये युवाओं का कंट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए उनको दिया जाता है खास करके। चलिए, फिर आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई ये आपका इंटरनेशनल यूथ डे हम 12 अगस्त को मनाते हैं, इसमें युवाओं को समाज में डेवलपमेंट में कुछ योगदान के लिए दिया जाता है। के लिए का मतलब यहाँ टू का सेंस हो रहा है। अब आगे लिख रहा है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे ऑफ 2022, यानी कि 12 अगस्त 2022 में जो मनाया गया, उसका थीम क्या था? इंटर जेनरेशनल सॉलिडरी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। मतलब कह रहा है कि बिना जाति भेदभाव करके हम सभी के लिए एक उम्र तय करेंगे। चलिए, अगला है मल्टीपल एरर फाइंडिंग। इसका मतलब है एक से ज्यादा गलतियां। चलिए तो चेक करते हैं। द 13th एडिशन ऑफ एक्स वज्र प्रहार 2022, यानी कि आपका जो है वज्र प्रहार अभियान का 13वां एडिशन 2022 का खास करके स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएस, इंडिया और यूएस के स्पेशल फोर्सेस के बीच में शुरू किया गया है ना। बिगैन का मतलब V2 है, सही होगा। हिमाचल प्रदेश के, है ना, वकलोक में इम्प्रूव करने के लिए इंटर जो भी है ना, बिटवीन दीज स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज। सही में गलती का कोई जगह ही नहीं लग रहा है, तो नॉट एनी एरर प्रेजेंट ही बोल सकते हैं। तो ये था आपके पास में जो कि मल्टीपल एरर फाइंडिंग का था, है ना, सेक्शन।
अब मैचिंग टेबल का आंसर मुझे बताना रह गया। मैचिंग टेबल का स्लाइड इसमें नहीं आ रहा है, पता नहीं कुछ तो दिक्कत कहीं पे है। चलिए तो इसको पहले मैं बंद करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या आपके लिए एक स्लाइड और था मेरे पास में। चलिए तो एक स्लाइड हम लोग और कर लेते हैं, जो फाइल यहाँ पर हम लोग लिया था, है ना। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोगों को देर ना करते हुए हम लोग सीधे वहीं पे लेके आते हैं जहाँ से हमें बातें शुरू करनी है। चलिए तो ये था आपका अभी मल्टीपल एरर का क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपको मिलने वाला है मैचिंग टेबल। तो चलिए मैचिंग टेबल हमारे पास यहाँ ऊपर में है, अब इसको हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास वर्ड दिख रहा था अस्पेरिटी है, इसका हिंदी सेंस आपके पास में जब आता है तो हमेशा तीखापन का सेंस आता है। अब यहाँ तीखापन जब हिंदी करते हैं तो शार्पनेस का सेंस लगता है, तो आंसर सी करेंगे। अबिरेशन जब यूज करिएगा ना, तो इसमें हमेशा होता है कि कोई भी आदमी जो है वो समान नियम कानून से थोड़ा सा हट के चलता है, भटकाव का सेंस। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल बोलेंगे, आंसर डी करेंगे। चलिए उसके बाद आपके पास है अमीनेबल, जनरली जब इसका यूज करते हैं तो सामाजिक के सेंस में करते हैं। अब हिंदी भाषा में आप सामाजिक बोल देते हो तो आंसर एक आता है। अबस्टिनेस का हिंदी हो रहा है परहेज का सेंस। अब परहेज का जब हिंदी सेंस आता है स्टूडेंट, तो वैसे केस में हम लोगों को रिएस्टेंट वर्ड का यूज करना चाहिए। अवेक्टर हम उनको कहते हैं जो कि मतलब कि पशु चोर होते हैं। पुराने समय में होता था कि बहुत सारे जानवर चोरी होते थे गांव से, तो उनको अवेक्टर कहा गया है, कैटल थिप कहा गया है, बी होगा। अब देखो यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास आता है तो आपको बोनस के तौर पे बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ध्यान नहीं रहता। अब देखो अपियरी अगर जो पढ़ा है बच्चा, तो उसको अपियरियन का मतलब पता है कि रिलेटेड टू बीज होगा, तो आंसर हो गया ई। अवैश का जब प्रयोग करते हैं तो जनरली जो सेंस होता है आपके पास में, वो शर्मिंदा होने का सेंस होता है। ठीक है ना, क्या होता है भैया, शर्मिंदा होने का सेंस होता है। तो जो शर्मिंदा होने का सेंस होता है तो हम एम्बेरस यूज कर सकते हैं। अब्डिकेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो हिंदी सेंस जो होता है वो त्यागना का होता है। और जब त्यागना का बात आ रहा है तो आप यहाँ से गिव अप भी यूज कर सकते हैं। एबॉर्टिव का हिंदी जब हम लोग करते हैं तो ये हमेशा निष्फल के लिए यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा। अब इसको निष्फल के सेंस में यूज करिएगा तो फ्रूटलेस हो जाएगा। अबस्टिमियस हिंदी होता है परहेजी लोगों के लिए, है ना। अबस्टिमियस का मतलब परहेजी, मॉडरेट इन ईटिंग होता है, बी आंसर। तो ये था खास करके आपके पास मैचिंग टेबल। अब आपके पास लास्ट में एक रहेगा शायद वो, अम, चलिए तो इसको भी कर ही देते हैं आप लोगों के लिए डिस्कस। तरह की ए सी डॉग का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड सेलर होते हैं। अवॉइड प्रॉब्लम का मतलब ही होता है कि आप चाहते हैं कि भैया यहाँ पे सोने दो सोने वाले को, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब होता है अवॉइड प्रॉब्लम। गो टू द डॉग का मतलब होता है कि आपके यहाँ का कुछ चीज वेस्ट हो जाना। इन द डॉग्स हाउस का मतलब खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी डॉग के घर में सोना पड़ रहा है तो मुश्किल में सोना पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इन डिफिकल्टी।
ए डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है स्पॉइलर कर सकते हैं, स्पॉइल पार्टी, जो पार्टी बिगाड़ देता है, मैनेजमेंट ही गड़बड़ा देता है उसको बोलते हैं, है ना। बाकी जो आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है। अब सबको पता है कि फ्रेंडली है तो फ्रेंडली किसी के साथ ही होंगे तो विथ लगाएंगे। नेक्स्ट वन आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में है कि राइट करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ वर्ड्स। मतलब कहना चाह रहा था कि OWS है तो सीधे सीधे आंसर बताओ। तो क्वेश्चन है कि वन हु ट्रैवल टू ए होली प्लेस, सबको पता है कि ये आपका जो होता है किसी पवित्र स्थान पे जाने वाला, उसको हम तीर्थ यात्री बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन जो होता है वो पैदल यात्री होता है, ये तो हम सब के सब हैं जो रोज घर वगैरह पैदल आते जाते। डेमागॉग भड़कीला नेता होता है, जो पब्लिकली है, जो कि पब्लिक को भड़काने का काम करता है, भड़कीला नेता। पैचापाउंड का मतलब हो जाता है यायावर, जो कि गली गली इधर उधर घूमता रहता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूट करना है करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज से, जैसे कि आपको कह रहा था कि सी बिकॉज ऑफ सफोकेशन इन द लिफ्ट। अब सबको पता है कि कोई आपका है जो बेहोश हो गया है तो हम यूज करेंगे पास आउट। पास आउट का मतलब बेहोश होना होता है, मिस आउट चूकना होता है, पिक आउट चुनना होता है, नोज आउट का मतलब समाचार चुनना होता है। अस्पेरिटी का मतलब तीखापन पड़े थे, आप हार्सनेस यूज किए थे तो आंसर डी कर सकते हैं। स्विफ्टनेस और क्यूकनेस एक ही चीज है, फुर्ती, स्वीटनेस मिठास होता है। एबोर्टिव का हमसे पूछा एंटो, एबोर्टिव का मतलब हिंदी भाषा में क्या पढ़े थे, मिस। अब सबको पता है कि फ्रूटलेस हो गया, यूजलेस हो गया, साइनोनिमस हो गया, तो उल्टा क्या होगा, प्रोडक्ट, है ना। एंटो पूछा है तब। बाकी आपके पास में प्रोडक्टिव साइनो ही था, फ्रूटलेस निष्फल होता है साइनो ही, यूजलेस साइन नहीं। आठवां क्वेश्चन आपके पास में है कि यश जो है एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है। मैंने सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट का यूज करते हैं बिंग के पहले और वो भी कोई नाउन हो, तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन सेंटेंस से डिलीट करना है, तो यही डिलीट यहाँ से करना है। आंसर आपको साइन करना है बी। चलिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि आप करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस बना के दिखाइए। गार्ड के बाद लेट अस है, तो सबको पता है कि गार्ड का जो हम यूज करते हैं तो उसके सेंस में आपको पैसिव यहाँ पे यूज करना है, लेट का पहले तो बाद लेट। क्योंकि लेट जो होता है अगर किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप रखते हो, भी टू ही रखते हो, है ना। तो लेट यहाँ भी टू है तो पहले तो बाद में कन्वर्ट करना या बेयर में करना। तो अस का बी बेयर होगा, तो बी बेयर लगभग ऑप्शन यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। यहाँ पे इंटर्ड वगैरह लगा दिया है, लेट वगैरह कहाँ गया तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे लेट और इंटर दोनों है, यहाँ पे लेट टू इंटर है, तो लेट के साथ एक्टिव है या पैसिव टू लगता ही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा एक। चलिए, यहाँ पे सेट टू का प्रयोग किया है, तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को अंदर देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा वगैरह के अंदर इंट्रोगेटिव मार्क तो है नहीं, तो आस्ट का प्रयोग नहीं होगा, ये तो गया। अब हमें सेट टू का अक्सर है जो कि टोल्ड करना चाहिए था, तो ये भी गया। अब जरा क्वेश्चन में देखिए हर का प्रयोग है, तो यहाँ पे हर ही का प्रयोग होना चाहिए था। आई टोल्ड हर दैट vocab सेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब यहाँ से vocab सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम अगर यूज किया गया है तो आप खुद भी सोच सकते हो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर या आप यहाँ पर एक्शन बता रहे हो ऐसा चीज जो पक्का सही बात है, तो हम बाजपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर साइकोलॉजिकली आप लोग बच्चे कुछ गलत भी क्यों होंगे, आंसर डी होना चाहिए। तो ये था सेशन आप लोगों का खास करके वो, इसमें आप लोगों का काफी समय से इंतजार था कि सेशन 6 का सॉल्यूशन हम लोगों का कब आएगा। तो चलिए, आपको फाइनली सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम लोग एडिटोरियल का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे 7 का सॉल्यूशन आपको। चलिए स्टूडेंट, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।